हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का टॉपिक 3। हम प्रीवियसली दो दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और दो टॉपिक्स की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले टॉपिक्स की वीडियोस का अलर्ट्स ऑटोमेटिक आ सके। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में दो प्रीवियस वीडियोस हमने देखी हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम है हमारा, चैप्टर 1 ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। उसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कई लोगों का ये अभी भी डाउट्सफुल होगा, तो मैं उसको इस कोर्स के अगले चैप्टर्स के जो 30 आवर्स हैं उसके बारे में क्लियरिटी करने के लिए ये एक और टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स एवेल्युएशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ से आया और हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि आपको बेनिफिट्स करेगा। एक प्रोग्रामर को या नॉन प्रोग्रामर को, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक बेनिफिट्स करेगा कि ये कैसे इम्प्रोवाइज्ड हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नंबर 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। क्या है? सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। स्टेप बाय स्टेप एक मेथड है। क्या चीज़ है? सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप एक मेथड है। इट मीन्स कि वो बताएगा कि स्टेप 1 आप ये करें, स्टेप 2 आप ये करें, स्टेप 3 अप टू स्टेप एन तक। मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप एक मेथड है जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथड्स को बताता है कि हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। सब मेथड्स कैसे? एक कंप्लीट मेथड है जिसका स्टेप 1 की एक मेथड होगी, इसकी एक मेथड होगी, स्टेप 2 की एक मेथड्स होगी, और एक मेथड्स ना हो के मल्टीपल चॉइस ऑफ मेथड्स होगी कि आप किसी एक मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को आपको गिवन टाइम में, लिमिटेड टाइम में आपको उसको कंप्लीट करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें कहीं भी ये प्रोग्राम करने की, प्रोग्रामिंग करने की, कोडिंग करने की आपको कोई स्टेप्स नहीं बता रहा है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक स्टेप्स बता रहा है। सेकंड स्टार्ट आ जाता है। सेकंड इसका पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टेप बाय स्टेप। सेकंड पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सेकंड पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन मीन्स कि आपको डिसिप्लिन में रखेगा। डिसिप्लिन मतलब आज हमने सॉफ्टवेयर बनाने पे काम करा तो कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन मतलब डे बाय डे का प्लान। डे बाय डे का प्लान। डे बाय डे का प्लान कि आपको डिसिप्लिनली डे बाय डे आपको प्लान करना है कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। और मल्टीपल वर्क, मल्टीपल पर्सन्स उस पर काम कर रहे होंगे, डेवलपर काम कर रहे होंगे, तो हर एक का एक दूसरे से जुड़ा होगा। मीन्स कि एक डेवलपमेंट जब अपना काम ख़त्म करके अगले डेवलपर को शिफ्ट करेगा अगली प्रोसेस के लिए, तो अगली स्टेप्स के लिए, तो हर एक स्टेप्स पे अलग अलग टीम होगी, अलग अलग लोग होंगे। तो डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक टीम ने अगर डिले करा तो अगली टीम वेट करेगी उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए, उस चीज़ को अगली मेथड्स पे अप्लाई करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए वो उसको वेट करेगी। तो इट डजेंट मीन कि आपको उसको वेट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मेथड्स। वेल डिफाइंड मेथड्स मतलब
थर्ड नंबर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जो भी स्टेप्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब कब कहाँ कौन सा इनपुट्स देना है, कौन सी प्रोसेस को करना है, कौन सी क्या चीज़ करना है। स्ट्रीमलाइन, वेल डिफाइंड स्ट्रीमलाइन मतलब उस मेथड्स पे भी अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लैंग्वेज में बोलूँ तो अल्गो पूरी प्रॉपर लिखी होगी, अल्गोरिथम पूरी प्रॉपर होगी कि स्टेप 1 पे आपको ये करना है, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये। और फिक्स्ड मेथड्स, फिक्स्ड मेथड्स वेल डिफाइंड, कब कौन सी चीज़ कहाँ पर करना है, वेल मैनर में वेल डिफाइंड। नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक अप्रूव्ड। व्हाट डज मीन साइंटिफिक अप्रूव्ड? फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक अप्रूव्ड या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मीन्स कि ये जो भी मेथड्स हैं वो साइंटिफिकली और बहुत सारे रिसर्चर्स ने उस चीज़ मेथड्स को अप्रूव्ड करी हैं, मेथड्स को इनॉग्रेट करी हैं, मतलब रिसर्च करी हैं, इन्वेंशंस किया है, और प्रॉपर साइंटिफिकली अप्रूव्ड करने के बाद ही उसको आप तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लिया गया है। इट मीन्स कि वो डेट इज साइंटिफिकली अप्रूव्ड, साइंटिफिकली अप्रूव्ड। नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, लेस टाइम। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और प्रोग्रामिंग करके मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा है तो मैं इसमें ये अननेसेसरी के काम और क्यों बढ़ा लूँ, ये मैं मेथड्स को और फॉलो क्यों करूँ, वाई? नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स ये बोलता है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसी टाइम को कम करके परफेक्टली सिस्टमेटिक मेथड्स को कैसे बनाना है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कब होगा? अगर टाइम कम होगा, टाइम कम लगेगा मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव लेस टाइम मेथड्स, मतलब आप जितने टाइम में प्रोग्रामिंग से ही प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे उसी टाइम को कम करने की मेथड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसी टाइम को कम करने की मेथड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसका आउटकम ऑफ सिक्स नंबर, इफिशिएंट आउटकम। इफिशिएंट आउटकम क्या मतलब है इसका? कि जो हम प्रोग्रामिंग से जो हमारा आउटकम आएगा और आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मेथड से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर का आउटपुट जो आएगा वो इफ़िशियंसी बढ़ाना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स आपकी सॉफ्टवेयर की इफ़िशियंसी बढ़ाएगा, आपके आउटपुट की इफ़िशियंसी बढ़ाएगा, उसको रिलायबल करेगा। इफ़िशियंसी प्लस सेवेंथ हो गया रिलायबल, रिलायबिलिटी बढ़ाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ाएगा। सेवेंथ पॉइंट हो गया रिलायबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अब इस कंप्लीट को मिलाकर आप बना सकते हैं कि अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप्स टेक्निक्स और मेथड्स जो कि वेल डिफाइंड है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और कॉस्ट इफेक्टिव, लेस टाइमिंग, इफिशिएंट आउटकम, रिलायबल, रिलायबिलिटी। ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक मेथड्स हो गई, एक डेफिनेशन हो गई। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कह रहा है कि इट डजेंट मीन कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कोडिंग कैसे करनी है, ये नहीं बताता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डज नॉट मीन हाउ टू कोड, हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ अप्रोच है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक अप्रोच है कि आपको किस तरीके से कौन सी मेथड्स पे कौन सी स्टेप्स को कौन सी मेथड, हर स्टेप पे कौन सी मेथड, वो एक अप्रोच बताती है जो कि आपको प्रोग्रामिंग से लगने वाले आउटपुट और रिलायबिलिटी को कम करती है, रिड्यूस करती है, कॉस्ट को कम करती है, टाइमिंग को कम करती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ अप्रोच, इज़ अ मेथड, नॉट अ
हाउ टू डेवलप, हाउ टू कोड अ प्रोग्राम, हाउ टू कोड अ सॉफ्टवेयर, ये कहीं भी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथड्स में एक मेथड कोडिंग होती है। हम कोडिंग ना कह के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म्स में उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्यों बोलते हैं, या असेंबलिंग बोलते हैं, असेंबलिंग बोली जाती है, कोडिंग नहीं बोली जाती। क्यों नहीं हम कोडिंग बोल रहे हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोडिंग करते ही नहीं है। फर्स्ट हम असेंबलिंग करते हैं, असेंबलिंग करने पे कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ मेथड जो कि स्टेप बाय स्टेप एक मेथड से, जिसमें कोडिंग एक सिंगल मेथड है, मतलब पार्ट ऑफ दिस इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस का एक पार्ट है, सिंगल पार्ट से, मतलब 10 to 25% एक पार्ट है कोडिंग। कोडिंग भी ना बोल के हम इम्प्लीमेंटेशन बोल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लस असेंबलिंग, असेंबलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हम कुछ असेंबलिंग कर रहे हैं, 70-80% असेंबलिंग कर रहे हैं, और 20 to 25% कोडिंग का 70%, मतलब कोडिंग, मतलब अगर हमारे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर हमने एक टाइमलाइन बनाई, 100% की एक टाइमलाइन बनाई, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट ऑफ वर्क एक कोडिंग है, जिसको हम कोडिंग ना बोल के असेंबलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बोल रहे हैं। असेंबलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इस पार्ट का भी 60-70% है ना असेंबलिंग होगी और बाकी कोडिंग होगी। मतलब अगर होलसोल अगर मैं बात करूं तो महज 5 to 10% ही कोडिंग होगी, बाकी कोडिंग होगी ही नहीं। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपकी कॉस्ट को और टाइम को कम करता है, आपकी जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करता है। मैं अगला पॉइंट जोड़ देता हूँ, रिस्क फैक्टर। अगला पॉइंट रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को भी कम करता है। रिस्क फैक्टर को कैसे कम कर रहा है, अगर हमने मेथड्स को फॉलो करी, इधर हमने फॉलो करी, हमारी पूरी पेपर वर्क फॉलो करी, टेस्टिंग, क्वालिटी, ये सब चीज़ फॉलो करी, तो हमारा उस प्रोजेक्ट का जो रिस्क फैक्टर है, जो हमारा प्रोजेक्ट कोलैप्स होने का जो चांस है, जो रिस्क है, वो डाउन कर देगा। डाउन मतलब ना के बराबर भी कर सकता है, 0% पे भी ला सकता है। मतलब 101%, 100% आपका प्रोजेक्ट कोलैप्स होगा ही नहीं, वो कस्टमर को डिलीवर्ड होगा और उसको लाइफ टाइम और ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक उस चीज़ सॉफ्टवेयर को चलाएगा। रिस्क फैक्टर, ऐसा नहीं कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने के बाद आप उसको गार्बेज कर देंगे, गार्बेज नहीं, आपको वो सॉफ्टवेयर चलेगा, उसमें रिस्क फैक्टर ना के बराबर होगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिस्क फैक्टर ना के बराबर होगा। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप ये 8 पॉइंट्स को आप पकड़ लें तो आपके ये सारी चीज़ें कवर करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ मेथड, ये नहीं बताएगा आपको। कोडिंग एक है ना, 9 पॉइंट हो सकता है कोडिंग। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या, स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरीके से एक स्टेप हो सकती है कोडिंग। ठीक है, इसमें फिर से क्वेश्चन क्वेश्चन अराइज आ जाता है कि हम पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम अननेसेसरी 7 स्टेप्स क्यों बढ़ा लें। 7 स्टेप्स बढ़ाना नहीं है आपको, 7 स्टेप्स में जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपकी कोडिंग का जो टाइम है वो बिल्कुल एकदम कंप्रेस हो जा रहा है, एकदम रिड्यूस हो जा रहा है, जिसमें आप पेपर वर्क भी 7 स्टेप्स को बढ़ा पा रहे हैं, प्लस प्लस उसकी रिलायबिलिटी, इफ़िशियंसी, ये सब चीज़ इंक्रीज कर पा रहे हैं, कॉस्टिंग कम कर पा रहे हैं, टाइमिंग को कम कर पा रहे हैं। ठीक है, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, साइंटिफिकली लोगों ने उसको अप्रूव्ड किया है, हज़ारों लोग, कंपनीज वर्ल्ड वाइड ग्लोबली उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके आउटकम्स के जो एनालिसिस है वो उसको शेयर कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। फ़ायदा हुआ तभी वो सब्जेक्ट और कोर्स में आया, और कई सारी कंपनीज उसको इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं पुट कर देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल पुट कर देता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोडक्ट आउटपुट करेगा और एक प्रोग्रामर प्रोडक्ट आउटपुट करेगा, तो क्या होगा, क्या चीज़। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक मैं कार इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल पकड़ लेता हूँ। एक ब्रांडेड कंपनी या एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जब होगा तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है एक टाइमलाइन पे बना होगा, एक टाइमलाइन प्रोसेस होगी उनके पास। टाइमलाइन प्रोसेस मतलब एक कार होगी तो भाई इधर एक वर्कर के पास है ना, वो चेचिस चलती रहेगी, आपने कई वीडियोस में देखा होगा। तो पहले चेचिस आएगा, फिर एक आदमी सिर्फ टायर टायर कस रहा है, फिर एक आदमी बॉडी बॉडी कस रहा है, फिर गेट्स कस रहे हैं, इंजन डल रहा है, इंजन पुट हो रहा है, मतलब टाइमलाइन प्रोसेस।
मतलब आपके इन सब में अब पिछली वाली स्टेप्स में आप एक और डेफिनेशन में जोड़ सकते हैं टाइमलाइन प्रोसेस। 9th नंबर टाइमलाइन प्रोसेस। टाइमलाइन प्रोसेस मतलब एक आदमी से वही वही चीज़ कर रहा है, फिर अगला आदमी से वही वही चीज़ कर रहा है, फिर एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़, टाइमलाइन प्रोसेस। ठीक है, टाइमलाइन प्रोसेस मीन्स लास्ट में एक क्वालिटी एश्योरेंस, कार में एक वो क्वालिटी टेस्टर भी होता है, एश्योरेंस वाला होता है, चला मला के देखेगा, सब चीज़ करेगा, फिर उसके बाद पैकेजिंग करेगा और फिर उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करेगा। टाइमलाइन प्रोसेस इट मीन्स कि प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइमलाइंस प्रोसेस को फॉलो करता है। मतलब उसके पास एक टीम होगी जो एक बार में एक ही काम कर रहा होगा। मीन्स वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उस पर्टिकुलर वर्क में एकदम परफेक्ट होगा और वह अगले टाइमलाइन को सरका देगा, फिर अगले टाइमलाइन को सरका देगा, अगले टाइमलाइन को सरका देगा। इट मीन्स कि वह डेट इज ब्रांडेड, क्योंकि वो उसका एक उनका सपोर्ट डिपार्टमेंट भी होगा, आफ्टर सेल सपोर्ट होगा, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को सपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसका जो भी मेंटेनेंस होगा वो प्रोवाइड करेंगे, कॉस्ट लेंगे लेकिन उसको पूरा कंप्लीट सपोर्ट और मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। अनब्रांडेड, वहीं उसके उलट प्रोग्रामर का जो आउटपुट होगा वो अनब्रांडेड होगा। अनब्रांडेड क्यों होगा? कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वो तभी ब्रांडेड कहलाती है जब उसके पास पूरी साइंटिफिकली अप्रूव्ड टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, सपोर्ट, टाइमलाइन सारी चीज़ें होती हैं, तो वो प्रोडक्ट ब्रांडेड कहलाता है। सेम एज वेल एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब प्रोडक्ट्स आउटपुट दे रहा है तो उसका सॉफ्टवेयर ब्रांडेड कहलाएगा। और अनब्रांडेड क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर ना ही कोई टाइमलाइन प्रोसेस होती है, ना ही क्वालिटी एश्योरेंस होती है, ना ही कोई टेस्टिंग होती है, ना कोई टेस्टिंग मेथड्स होती है, ना ही कोई उसने कोई उसको कोई प्रॉपर साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड्स को फॉलो करता है। वो तो जस्ट एक प्रोग्रामर। मतलब एक कार का ही अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो ब्रांडेड कार वर्सेस मॉडिफाइड कार, ब्रांडेड कार वर्सेस मॉडिफाइड कार। मॉडिफाइड क्या होगा? ब्रांडेड कार एक टाइमलाइन प्रोसेस होगी, उसमें हर चीज़ ब्रांडिंग, लोगो, सब चीज़ लगाएगा, सर्टिफिकेशंस करेगा, टेस्टिंग करेगा, पूरा रिलायबिलिटी चेक करेगा, एक्सीडेंटल चेक करेगा, सब चीज़ चेक करेगा। लेकिन वहीं मॉडिफाइड में क्या होगा? वो तो सिर्फ उस लुक्स को तब तक डेंटिंग पेंटिंग लोहा वेल्डिंग करते रहेंगे जब तक कि वो लुक्स नहीं आ जाता। लेकिन उस लुक्स को लाने के बाद, ना उस लुक्स को लाने के बिफोर उनने प्लानिंग करी कि वो उसमें कितना लोहा लगेगा, ये नहीं जोड़ा, कितनी टाइम लगेगी ये भी नहीं जोड़ा, कितना मटेरियल लगेगा ये भी नहीं जोड़ा, उस मॉडिफाइड कार को चलाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन से पार्ट्स लगेंगे, कौन सा रिप्लेसमेंट होगा। कोई भी चीज़, जैसे हम अगर हमारे गाड़ी का कोई चीज़ पार्ट डैमेज हो जाता है वो हमें कंपनी में मिल जाता है, लेकिन अगर मॉडिफाइड है तो वो हमें हमें उसी के पास लेके जाना पड़ेगा। वो फिर उसी चीज़ को सही करेगा या फिर नई नए सिरे से बना के डालेगा, लेकिन उसके पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, साइड पैनल्स अवेलेबल नहीं होंगे, या अवेलेबिलिटी वाले ही उसने प्रोडक्ट्स लगाए होंगे लेकिन बॉडी अवेलेबल्स नहीं होगी, पैनल्स अवेलेबल नहीं होंगे, गेट अवेलेबल्स नहीं होंगे। तो ना ही उसने कोई टेस्टिंग करी होगी, ना उसको चला के देखा होगा। मॉडिफाइड कार्स तो आपके निकालने के 200 किलोमीटर की भी गारंटी नहीं है, अगले 10 किलोमीटर की भी गारंटी नहीं है। मतलब आप उसको भरोसा भी नहीं कर सकते, आप लॉन्ग ड्राइव्स के लिए नहीं लेके जा सकते। लेकिन ब्रांडेड कार को आप लॉन्ग ड्राइव्स क्या, पूरा कंट्री आप घुमा सकते हैं। लेकिन मॉडिफाइड की कोई गारंटी नहीं होती, हो सकती वो रिलायबिलिटी उसकी ज़ीरो है, क्योंकि वो खुद बोलेगा कि मेरी भैया कोई गारंटी नहीं है। इट मीन्स कि सेम एज वेल एज ब्रांडेड सॉफ्टवेयर और अनब्रांडेड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस आ जाता है। मीन्स कि आपको जो भी ना टाइमलाइन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ना ही कोई स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक वेल डिफाइंड मेथड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर अनब्रांडेड ही कहलाएगा। अब कौन कौन सी मेथड्स मेजर मेथड्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉलो होती हैं? कौन कौन सी मेथड्स होंगी? ये फर्स्ट होगा फिजिबिलिटी। कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबिलिटी? फिजिबिलिटी मीन्स कि वो प्रोजेक्ट करने लायक हम हैं या नहीं हैं, या हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे या नहीं करेंगे, डेट इज़ फिजिबिलिटी। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन के साथ इसके सबके अलग अलग लेक्चर्स और टॉपिक्स की वीडियोस होंगे।
आपको मिलेंगे। नेक्स्ट होता है एसआरएस। एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मींस रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आप पूरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करेंगे, उसकी भी एक मेथड होती है, नोट डाउन करने की भी एक मेथड होती है। मैं आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको जो सबसे लोवेस्ट मेथड है, सबसे जो लो कॉस्ट मेथड है, वो आपको मैं बताऊंगा, तभी वो 30 आवर्स में कंप्लीट होगा। देन उसके स्पेसिफिक चैप्टर हर एक का अलग अलग कोर्स स्टार्ट करूंगा। नंबर थर्ड, सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन मतलब मैं पूरा एक कंप्लीट सिस्टम को डिज़ाइन करूंगा, जिसके अंदर सब पार्ट्स हो सकते हैं। सिस्टम का आर्किटेक्ट हो सकता है, सिस्टम डेटाबेस का आर्किटेक्चर हो सकता है, जीयूआई हो सकता है, और उसके कोडिंग्स हो सकती हैं, सीएसएस हो सकती हैं। ये सब कोडिंग्स की बात कहीं नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब अल्गोरिदम हो सकती है। नंबर एक, जितने भी जो मेथड्स बनेंगे, जो भी इवेंट्स बनेंगे, उनकी एल्गोरिदम्स हो सकती है कि किस इवेंट पे कौन सी एल्गोरिदम कॉल होगी, उस एल्गोरिदम्स को हम डिफाइन डिफाइन करेंगे। पूरा सिस्टम का आर्किटेक्चर बनेगा, आर्किटेक्चर बनेंगे, पूरा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। ऐसे मल्टीपल सब पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। फोर्थ नंबर, जब ये चीज़ आ जाती है तो हम जो अल्गोरिथम स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जब होगा तो हम उसको मल्टीपल पार्ट्स में भी डिफाइन करते हैं कि कौन सा वर्क कौन सी टीम को जाएगा। उस टीम का काम होता है उस आर्किटेक्चर या उस पेपर वर्क के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन क्यों बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कोडिंग। अब इम्प्लीमेंटेशन क्यों बोला, इम्प्लीमेंटेशन मतलब दो पार्ट में आ जाता है। एक हो जाता है असेंबली, असेंबली, और दूसरा हो जाता है कोडिंग। मीन्स कि इम्प्लीमेंटेशन टोटल कोडिंग वर्क है, कोड वर्क, प्रोग्राम को हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन दो पार्ट में। इम्प्लीमेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, कोडिंग हम सीधे यहाँ पर कोडिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, असेंबलिंग एंड कोडिंग। असेंबलिंग मतलब हमारे पास पहले से ही बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, फंक्शंस मेथड अवेलेबल होंगी, बहुत सारी रेडीमेड कोड्स होगा हमारे पास, मॉड्यूल्स होंगे, प्लग्स होंगे, तो हम उनको जस्ट असेंबल करेंगे। और जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम उसको जस्ट कोड करेंगे। और जब हम कोड कर देंगे तो एक हमारे पास लाइब्रेरी में एक और चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी, एक और फंक्शन ऐड ऑन हो जाएगा, एक और मेथड्स ऐड ऑन हो सकती है, मॉड्यूल्स ऐड ऑन हो जाएंगे। तो हम जब फ्यूचर में फिर से जब कोई प्रोजेक्ट में जब हम सेम प्लगइन सेम मेथड को जब कॉल करेंगे तो हम उसको जस्ट उसको असेंबल में ले लेंगे, हमें नई कोडिंग नहीं करना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने में आपको सिर्फ पैरामीटर्स चेंज करने हैं, कोडिंग सिर्फ असेंबलिंग होगी, कोडिंग होगी ही नहीं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोडिंग आपको करना ही ना पड़े। कोडिंग वहाँ कोडिंग हो सकती है, सिस्टम डिज़ाइन में कोडिंग हो सकती है, जो ग्राफिक्स जो यूज़र इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस मतलब कस्टमर ने बोल दिया कि रेड कलर है, अब इसको सियान कर दो, मीन्स सीएसएस की कोडिंग। डिज़ाइनिंग, सिस्टम डिज़ाइन नहीं बोल रहा हूँ, डिज़ाइनिंग, लुक्स एंड फील मतलब फैशन, आपका चीज़ कैसे दिखेगी, क्या दिखेगी, क्या प्रेजेंटेशन होगा, डेट इज सिस्टम डिज़ाइनिंग, डेट इज़ नॉट अ कोडिंग पार्ट। ये सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन नहीं है, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो चीज़ नहीं है। फिफ्थ नंबर, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक्स, क्वालिटी चेक्स करेंगे हम यहाँ पर, पूरी टेस्टिंग करेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। इसकी भी एक मेथड होगी जिसमें हम पूरी टेस्टिंग करेंगे, प्लस हर क्वालिटी चेक्स को आप पास करेंगे, हर एक क्वालिटी चेक्स में पास होना चाहिए। जब 100% टेस्टिंग हो जाएगी, 100% क्वालिटी पास हो जाएगा, देन उसका एक सर्टिफिकेट बनाएंगे कि उसने किस किस टेस्टिंग को पास किया और किस किस क्वालिटी चेक्स को पास किया। देन उसके बाद वो टेस्टेड और क्वालिफाइड क्वालिटी एश्योर्ड कहलाएगी। सिक्स्थ नंबर, आप उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर को आप इंस्टॉल करके देंगे, इंस्टॉलेशन देंगे, मीन्स डिलीवर्ड करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को आप डिलीवर्ड करेंगे। डिलीवरी के साथ ही साथ अगला पॉइंट क्रिएट हो जाता है सपोर्ट। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस मीन्स कि इंस्टॉल आफ्टर इंस्टॉलेशन आप उस कस्टमर को कंप्लीट सपोर्ट मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एक ब्रांडेड कार में या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में उसका सपोर्ट और मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है विथ रिलायबिलिटी। मतलब वो गारंटी
गारंटी वारंटी भी देता है कि साहब 2 ईयर्स तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, होगा तो हम बैठेंगे, हम करने के लिए रेडी हैं। मीन्स 1 ईयर 2 ईयर्स, ईयर्स में होता है ना कि मंथ्स, 1 मंथ 2 मंथ्स नहीं होता। डेट इज़ ब्रांडेड, ब्रांडेड की एक फ़ायदा होता है ये। तो आप सपोर्ट और मेंटेनेंस आप उसके अंदर करके देंगे। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई कहाँ से और कैसे इस मेथड्स तक पहुंची, क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों पूरी दुनिया इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स को यूज़ करती है, सीधे सीधे प्रोग्रामिंग क्यों नहीं बना देती, क्या रीज़न है कि इसको सीधे सीधे प्रोग्रामिंग ना करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हमें लाना पड़ा, ये एक इसका कोर्स बनाना पड़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बीटेक बनाना पड़ा, एमटेक बनाना पड़ा, फिर उसके बाद ये चीज़ आई। उसके पीछे क्या रीज़न है ये हम उसके एवेल्यूएशन से हम समझते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो ओरिजिन हुआ है वो 1945 टू 1965 के बीच में हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ आई? 1945 टू 1965, मतलब ओरिजिन हुआ, यहाँ ये चीज़ पैदा हो चुकी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैदा हो चुकी थी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब चल रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा था तो क्या होता था कि आज भी जो कई सारे प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं कस्टमर को विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स और सारी फेसेस को वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? जो आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया था और इसी वीडियोस में भी अब इससे पिछले एक्सपेंड करा कि कॉस्टिंग की प्रॉब्लम आती थी, है ना, टाइमिंग की प्रॉब्लम आती थी, रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम आती थी, सपोर्ट्स की प्रॉब्लम आती थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। यहाँ पर क्या हुआ, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुए वो टोटल गार्बेज हुए। मीन्स कि वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ही नहीं हुए, यूज़ ही नहीं हुए, चल ही नहीं पाए, प्रॉब्लम्स में ही ख़त्म हो गए टोटल। और ओरिजिन के साथ साथ वहीं 65 टू 85, क्या प्रॉब्लम है 65 टू 85? यहाँ पर जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी वो टोटल क्राइसिस पे चली गई। क्यों? क्योंकि जितना भी उनने कोडिंग करके, जो भी कुछ करके, इन्वेस्ट करके, जो बहुत सारे लॉट्स ऑफ कस्टमर्स के भी उनने ऑर्डर लेके, वो सारी चीज़ें उनके क्राइसिस में चले गए। क्राइसिस, क्राइसिस एरा कहलाता है। मीन्स कि जितना भी जो उनने डेवलपमेंट किया था, मतलब सिर्फ उस टाइम का बताया जाता है कि सिर्फ 2% ही सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के पास एग्जीक्यूट हो पाए थे, बाकी 98% टोटल गार्बेज हो गए थे, टोटल क्राइसिस हो गए थे। सॉफ्टवेयर कंपनीज टोटल क्राइसिस पे आ गई थी, कोई भी कंपनी चल ही नहीं पा रही थी, कोई भी कंपनी का किसी का भी सॉफ्टवेयर चल ही नहीं पा रहा था। सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था तो कंपनी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि क्राइसिस हुआ। नेक्स्ट अगला आ जाता है 85 टू 90। 85 टू 90, यहाँ पर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में साइंटिफिक रिसर्च किए गए। साइंटिफिक रिसर्च क्यों किए गए? साइंटिफिक रिसर्च किया गया कि भाई ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, ये क्राइसिस क्यों हो रही हैं, क्यों क्राइसिस की तरफ जा रही हैं, क्यों फेलिवर्स की तरफ जा रही हैं, क्यों प्रोडक्ट्स फेलिवर जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन साइंटिफिक रिसर्च में उन्होंने ये देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क मतलब आप पैसा लगाओ, हम डेवलप करेंगे, वो सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और सक्सेस होने का जो चांस था वो सिर्फ 2% था। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने यहाँ पर रिसर्च करा, एनालिसिस करा, और उसको एक दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह, दूसरी इंडस्ट्रीज़ मतलब सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उस प्रोडक्शन इंडस्ट्री की तरह, प्रोडक्शन हाउस की तरह क्यों ना हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी टाइमलाइन कर दें, प्रोडक्शन हाउस की तरह प्रोडक्शन कर दें, कि पर्टिकुलर एक टाइमलाइन हो, कब स्टेप बाय स्टेप गाइड्स हो, कि उसको एक रिसर्च वर्क ना बोलते हुए उसको हम उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकें। मीन्स हम इस 2% को बढ़ा सकें, इस 2% को हम बढ़ा सकें। मतलब इस बीच में सिर्फ कोई नए सॉफ्टवेयर या कुछ हुए नहीं, सक्सेस नहीं हुए, लेकिन रिसर्च की गई कि क्यों, हम कौन से मेथड्स को हम फॉलो करें, क्या करने के बाद हमें करना होगा। अब इसी एरा में, जो इसी एरा में 80 टू 90 में ही 30% तक है ना सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सक्सेसफुल को बढ़ाया गया।
30% तक ओनली। वो पूरा 100% तब भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिसर्च जारी थी, उसके अंदर रिसर्च अभी चल ही रही थी कि वो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं। और धीरे धीरे इवॉल्व होने के बाद एक ऐसा टाइम आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स को फॉलो करके बने हुए कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी टूल्स 101% वो यूजेबल हैं और इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, पूरा ग्लोबली यूज़ हो रहे हैं और हर कस्टमर यूज़र्स उसको यूज़ कर रहा है। मीन्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए। लेकिन अभी भी जो इस 90s से पहले के जो एरा में अभी भी जो डेवलपमेंट मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट से कर रहे हैं, वो सेम इसी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। अगला एरा आ जाता है 90 टू 2000। 90 टू 2000 इस एरा में क्या हुआ, इंटरनेट आया। मतलब जो सॉफ्टवेयर्स थे वो ऑन इंटरनेट एग्जीक्यूट्स होने लगे। इंटरनेट पे सर्वर और क्लाइंट सर्वर्स, क्लाइंट्स के बीच में इंटरनेट के थ्रू वो एग्जीक्यूशंस आना शुरू हो गए। उसमें और ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवॉल्व हुआ, नई नई मेथड्स उसमें इंट्रोड्यूस हुई। फर्स्ट स्टेप जो इससे पहले जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, हर एक स्टेप्स की नई नई मेथड्स इंट्रोड्यूस हुई और हर मेथड्स के फ़ायदे नुकसान जुड़े। किसी में कुछ एडवांटेजेस हैं, किसी में कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और इंटरनेट एरा आया। मतलब एक ऐसी, आप बैंकिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आफ्टर 90s के बाद जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर जो सक्सेसफुल हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए, और भी दूसरे फील्ड्स में हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुल हुआ था, सक्सेसफुल हुए हैं उस टाइम पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सक्सेसफुल हुई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कोडिंग करने के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियोज़ आए वो सक्सेसफुल हुए। तो एक इंटरनेट एरा भी जब आया, जब जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ज़्यादा इवॉल्व हुआ और ज़्यादा इवोल्यूशन आया उसके अंदर, और बहुत और अच्छी उसका आउटकम जो है और इम्प्रूवाइज्ड हुआ। फिर उसके बाद 2000s के बाद का एरा है अप टू 2010 के। क्या है, इस एरा में मोबाइल आ चुका था। मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, मूवेबल मूवेबल जो डिवाइसेस आ चुके थे। तो इस एरा में क्या हुआ कि अब उसी सॉफ्टवेयर में हमने और इवोल्यूशन करा, और इवोल्यूशन आया, साइंटिस्ट ने और इवोल्यूशन करा। इस इवोल्यूशन में उन्होंने उसको उसी चीज़ को और लाइट वेट करा कि अब वो चीज़ लाइट वेट हो गई है, ताकि अब वो मोबाइल के लोवेस्ट इंटरनेट स्पीड पे भी चले और लोवेस्ट प्रोसेसिंग और लोवेस्ट रैम पे भी वो चीज़ एग्जीक्यूट हो। तो मोबाइल एरा आया, जिसमें एक आती है कि रेस्पॉन्सिव, मतलब हमारी सेम चीज़ जो एक ही सॉफ्टवेयर था वो जो डेस्कटॉप पे दिख रहा था, अब वही चीज़ हमारी अब मोबाइल पे और टैबलेट्स पे भी दिखेगी और प्रॉपर वहाँ से फंक्शंस भी होगी और एग्जीक्यूट होगी। और सिर्फ मोबाइल और टैबलेट्स ही नहीं, कोई भी मूवेबल डिवाइसेस जो जहाँ हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मूवेबल डिवाइसेस पे उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकें। जिसमें जावा एक है ना इवॉल्व होके आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑन जावा प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर और इवोल्यूशन आया कि उसके अंदर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड्स, दूसरे सॉफ्टवेयर्स, एंड्रॉयड, ये इसी टाइम के एरा के ये सब चीज़ आए हैं। अब आता है 2010 टू टिल, मतलब अभी तक 2020 तक। मीन्स मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 में क्या हुआ, अब जो सॉफ्टवेयर और इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं कि अब उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ होने लगा, मशीन लर्निंग उसके अंदर आने लगी, डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। डेटा साइंस क्या, डेटा साइंस मीन्स कि हम उसमें अब डेटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हैंडलिंग आ गई। उसके अलावा उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा इवॉल्व करा कि बिग से बिग डेटा भी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। जैसे गूगल को ही ले लीजिए, पूरा ग्लोबल का डेटाबेस उसके पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे सिंगल सर्च पे वो पूरे कंप्लीट डेटाबेस से उसको निकाल के देता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही इवॉल्व नहीं हुई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ जो हमारी दूसरी फील्ड है, जो डेटा स्टोरेज और नेटवर्किंग की जो फील्ड है, वो भी साथ ही साथ इवॉल्व हुई एज़ पर नीड। तभी हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग
इंटरनेट स्पीड, स्ट्रॉन्ग डेटा सेंटर, स्ट्रॉन्ग सर्वर्स, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज डिवाइसेस, हाईएस्ट स्पीड स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस होने की वजह से ही हम सॉफ्टवेयर्स को पूरा प्रॉपर हम उसका आउटपुट दे सके और फास्टेस्ट रिजल्ट हम प्रोवाइड कर सके, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत यूज़ होने लगा, मशीन लर्निंग बहुत यूज़ होने लगी, डेटा साइंस, बिग डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो इस एरा में अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आगे अगर मैं फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, मतलब आफ्टर 2K20 या 2025 तक रोबोटिक्स एक फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। मींस कि अब हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इतने एडवांस लेवल पे आ चुका है कि अब हम उसको ऑटोमेशन पे ला के दे रहे हैं, एक रोबोटिक्स फॉर्मेट में ला के दे रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का इनपुट्स कम करके रोबोट्स के इनपुट्स उसमें जोड़ रहे हैं। और आज की बहुत सी चीज़ों में सॉफ्टवेयर्स इस लेवल पे बनने लगे हैं कि अब सॉफ्टवेयर्स ही डिसीजंस लेता है, रोबोट्स ही एक डिसीजंस लेता है कि अब मुझे इस पर क्या करना है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर आने लगे हैं और ऑपरेशंस के आने लगे हैं, ऑपरेशंस की बड़ी बड़ी मशीनें, रोबोटिक मशीन्स आने लगी हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ों में आ चुकी हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली गाड़ी आने लगी हैं। तो डेट इज़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस लेवल तक इवॉल्व हुई कि अब उसमें रोबोट्स भी आने लगे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मीन्स कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर के दम पे हर तरह का सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनको उस सॉफ्टवेयर को फेल्यूर की तरफ और गार्बेज की तरफ लेके जाता है। वो अपग्रेडेशंस की तरफ नहीं जाते हैं, फेल्यूर की तरफ जाते हैं। मीन्स कि आपका ये जो नेक्स्ट अपकमिंग जो 30 आवर्स के जो सेशंस होंगे उसमें आप इस चीज़ को आप सीखेंगे कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करें और हम उस चीज़ को, हमारा सॉफ्टवेयर गार्बेज में ना जाके उस चीज़ को वो यूज़ में आए। और इसमें जो जितनी भी मेथड्स हैं वो आपको मैं इनिशियल मेथड्स बताऊंगा, फिर अगले कुछ उसके अलग अलग सेशंस बनाऊंगा जिसमें उनके एडवांस सेशंस हो सकते हैं, एडवांस मेथड्स हो सकते हैं। ये टोटल आपको इनिशियली बताऊंगा, एज ए फ्रेशर सोच के बताऊंगा कि आप एज ए फ्रेशर हैं, जिसमें आपको मैं इन मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखिए, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आपको जो भी अपकमिंग जो भी टॉपिक्स के सेशंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स के सेशन होंगे उनका अलर्ट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।